इसके पहले आपको बताया गया था, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसके आगे देखिए, जीवन के अन्य पक्षों की तरह ही औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है। मतलब जीवन के जितने भी पक्ष हैं, जो भी पहलू है, इस तरह से जो औसत आदमी है उसके लिए राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है। किसमें? राजनीति में। लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद से सीधे रास्ते से हटा नहीं पाती। जीवन जीने में परेशानियां तो बहुत आती है बच्चों, पर जो व्यक्ति अडिग होते हैं, अपने इरादों में अडिग होते हैं, जो व्यक्ति मुश्किलों से, परेशानियों से, बाधाओं से घबरा कर अपना रास्ता नहीं बदलते, वही व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति का अनुरूप ढालते चलते हैं। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलना। जैसे पानी है, पानी आप किसी भी पात्र में रखोगे तो उसी का आकार ले लेती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल देते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं और उनकी कथनी करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। जो कथनी यानी कहना, करनी यानी करना, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा तो मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो जिसके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, वही मनुष्य अपने जीवन में तरक्की करते हैं। जिस भारत को वो अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उसके बारे में उनका विचार था कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है। मतलब इस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही थी कि देश का हर एक नागरिक यह अपने अंदर महसूस कर सके कि वो भारत देश का नागरिक है। यह उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीच ये वर्ग नहीं होंगे। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव से रहेगी। ऐसे भारत में छुआछूत, नशीली, मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो इस तरह से भारत के निर्माण करने में लगे हुए थे, जहां पर हर देश का नागरिक ये महसूस कर सके कि वो भारतीय है और समाज में कोई भी नीच और उच्च वर्ग का नहीं होगा, सभी एक समान होंगे। कोई जाति भेदभाव नहीं होगी, कोई छुआछूत की भावना नहीं होगी। नशीली दवाइयाँ, मदिरा, इन सब के अभिशाप से समाज को मुक्त रखा जाएगा। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या जितने भी क्रांतिकारी हैं उन्होंने इसी तरह के सपनों के भारत के बारे में सोचा था कि जहाँ पर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से अधिकार मिलेगा। जहाँ उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था, वहाँ उन्होंने हिंदू को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया। सार्वभौमिक मतलब समस्त पृथ्वी पर जो फैला हुआ है। बाना मतलब एक तरह से हो गया वेश, कपड़ा। सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। सांस्कृतिक विरासत, विरासत यानी हमारे पूर्वजों से हमें जो कुछ मिलता है उसको विरासत बोलते हैं। संकीर्ण यानी छोटा, विपत्ति, मुसीबत, मतलब अपने सांस्कृतिक विरासत को विपत्ति बनाने से इनकार कर दिया। मतलब सांस्कृतिक विरासत जो होती है हमारे जीवन जीने का एक आधार होती है, अगर उसको हम मुसीबत बना दें तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए सांस्कृतिक विरासत को मुसीबत बनाने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम है, न पूरी तरह से कुछ और है, यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्र संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले। मतलब क्या मानना था लेखक का कि देश की जितनी भी संस्कृतियाँ हैं, जिस तरह से मतलब स्वतंत्र रूप से उनके घर के चारों तरफ फैले, उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म कभी भी किसी दूसरे के प्रति हमें आपसी भेदभाव, मतभेद, लड़ाई झगड़े या किसी तरह की कोई हानि पहुंचाने की सीख नहीं देता है। धर्म आत्मा को शुद्ध बनाने का एक साधन है।
लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे ये मुझे मंजूर नहीं। लेखक का क्या मानना है कि उनके घर के आसपास मतलब विभिन्न प्रकार के संस्कृतियाँ जन्म लें, उनका विकास हो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ उनमें से कोई भी उनके पैर उखाड़ दे मंजूर नहीं है। मतलब किसी तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता को कोई ठेस पहुंचाए ये बर्दाश्त नहीं होगा। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपने जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। आधुनिक विचार से प्रभावित होकर कभी भी लेखक ने अपने जड़ों को नहीं भूला। अपने जड़ों से क्या तात्पर्य, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ा, मजबूती के साथ पकड़े रहे। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौड़ स्थान था। गौड़ यानी साधारण, मतलब सभी को साधारण मानते थे और सभी को साधारण तरीके से स्वीकार करते थे। एक अधखुले राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। क्या बताया लेखक ने कि एक अधखुले राष्ट्र, अधखुले मतलब आधा खुला हुआ, क्यों? क्योंकि उस हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हम संघर्ष कर रहे थे आज़ाद होने की। तो कह रहे हैं कि अधखुले राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। करोड़ों लोग जो भूखे थे, भूख से मर रहे थे, जो कुछ उनके लिए उपयोगी था, लेखक बता रहे कि वही मेरे लिए भी सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की ज़रूरी चीज़ें दें और उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। सबसे पहले क्या मानना है, जिंदगी की ज़रूरी चीज़ें जिससे हमारा जीवन चल सकता है। उसके बाद जो शोभा श्रृंगार की वस्तुएं आभूषण है वो अपने आप ही आ जाएंगी। उन्होंने कहा मेरी आकांक्षा है, इच्छा है, हर आँख से आंसू को पोंछ देना। मतलब कोई भी मजबूर होकर, बेबस होकर, लाचार होकर आंसू न बहाए। अगर किसी के आँख में आंसू है तो उस आंसू को पोंछना उनकी इच्छा थी। यह आश्चर्य की बात नहीं है, इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की। मतलब सभी को एक साथ लेकर चलने की जो नीति थी महात्मा गांधी की, लेखक ने बताया कि महात्मा गांधी की जो नीति है सभी को एक साथ लेकर चलने की, अपने विरोधियों और अपने अनुयायियों में तमाम लोग ऐसे भी थे जो निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या सोचना है, क्या करना है। तो इस तरह से जो उनका उदय हुआ एक मनोवैज्ञानिक क्रांति के समान। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, दबदबा था, पूरी तरह से कांग्रेस उनके अधीन। लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विरोधी अनेक पक्षी संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे, कभी कभी अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार लिया करते थे। महात्मा गांधी दूसरों के सामने झुक जाया करते थे। अगर दूसरा कोई उनसे किसी बात की फरमाइश करता है या किसी बात को कहता तो उनको मान लेते थे वो, और कभी कभी तो उन बातों को ही मान लेते थे जो फैसला महात्मा गांधी के खिलाफ होता था। तो कहने का तात्पर्य कि महात्मा गांधी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे और सभी को साथ लेकर चलना चाहते थे। अगर सभी को साथ लेकर चलने के लिए ज़रूरी है कि उनकी बातों को भी मानना पड़ता है, तभी आप उनको अपने साथ ले सकते हो। अगर आप किसी को साथ लेना चाहते हो, उसकी बात नहीं मानते हो, आप उसको समझते नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही और इसके आगे हम देखेंगे इस पाठ का बचा हुआ भाग।